बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सबके रोज़े भी अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। आज की वीडियो इफ्तार व्लॉग शेयर कर रही हूँ आपसे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज है संडे और आज सहरी में मैं गंदे बर्तन इसी तरह से छोड़ कर गई थी। आज मेरा मूड नहीं था और दूसरी बात ये कि आज संडे था, आज बच्चों ने जाना नहीं था तो मुझे भी लेट जागना नहीं था। फजर की नमाज़ पढ़ के और बाकी जो भी तस्बीहात वो करके मैं सो गई थी। तो अभी इसलिए ये गंद इसी तरह से इसको अभी क्लीन करूँगी, चूल्हे वगैरह सब साफ़ होगा, फिर उसके बाद कोई काम होगा। अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है मैंने, तो अब करते हैं। ये नहीं कि मैं अभी सोई रही हूँ, अभी तक मैं अपने काम करती रही हूँ और अब किचन की तरफ आई हूँ। अच्छा, सहरी में जब मैं बर्तन वॉश करती हूँ ना तो चूल्हे साफ़ किए और शेल्फ़ वगैरह साफ़ कर लिए, बस पीछे जो टाइल्स हैं उन पे कपड़ा मार लिया, तो बस इतनी सफाई सहरी में होती है। क्योंकि उसके बाद नमाज़ का टाइम होता है, नमाज़ पढ़ने की जल्दी होती है, फिर कुरान पाक पढ़ती हूँ मैं उसी फ़जर के टाइम पे ही। और मतलब जब बच्चे जाते हैं, हस्बैंड ऑफ़िस 9 बजे तक ये सब चले जाते हैं, तो उस वक्त तक मेरा यही टाइम होता है कि मैं तिलावत करती हूँ कुरान पाक की। तो अब आज सहरी में मैंने बर्तन वॉश नहीं किए थे, बर्तन पड़े हुए थे, तो अब आके धो रही हूँ। तो अब इसलिए मुझे आज डिटेल से सारी चीज़ें धोनी थी। बर्तनों वाली टोकरी को भी अच्छे से वॉश कर लिया है। फिर चूल्हे तो रोज़ साफ़ होते हैं लेकिन बाकी की सारी चीज़ें रह जाती हैं ना, क्योंकि सहरी के टाइम पर इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो होती नहीं है। तो अभी फिर मैं चूल्हे के साथ साथ हुड को भी क्लीन करूँगी, बाकी भी कैबिनेट्स वगैरह जो भी चीज़ें डिटेल वाली क्लीनिंग वाली है ना वो मैं आज कर लूँगी। आज मुझे ओवन को भी साफ़ करना था, माइक्रोवेव को भी। तो बस एक दफ़ा फिर कोई काम शुरू करो तो सारी चीज़ें याद रहती हैं कि अब ये काम भी करना है। तो इसलिए किचन बर्तन धुल गए, बाकी सब क्लीन हो गया। तो ओवन को क्लीन करूँगी। इतनी ज़्यादा कोई ओवन में इस तरह से गंद नहीं होता, छोटे छोटे पार्टिकल बेकिंग में अक्सर नीचे गिर जाते हैं, तो बस उसको साफ़ किया। माइक्रोवेव थोड़ा सा ज़्यादा गंदा था, इसको क्लीन किया है। इसकी प्लेट धो के ड्राई कर ली, अब इसको रख दूँगी। अच्छा, ओवन भी क्लीन हो गया, माइक्रोवेव भी। तो अब जो रोटियों वाले रुमाल थे ना, इनको मुझे धोना था, तो पानी डाल के मैंने चूल्हे पे रख दिया। इसमें या तो मैं सर्फ डाल लेती हूँ या ये जो डिश वॉशर लिक्विड होता है ना, यही डालकर तो रुमाल धोने के लिए पकाने के लिए रख देती हूँ। फिर इससे जो स्टेन होते हैं या घी वगैरह के ऑयल के दाग, तो वो इस तरह से जल्दी से धुल जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। बस अभी इनको थोड़ी देर पकाऊंगी और फिर उसके बाद मैं इनको वॉश कर लूँगी। तो अभी मेरे पास टाइम था, इतने सारे कामों में तकरीबन मेरा 1 घंटा डेढ़ लगा है। उसके बाद अब मैं कुरान पाक पढ़ूंगी, क्योंकि अभी इफ्तार में टाइम है, तो ये वाला टाइम अभी मुझे मिल गया है, तो मैं इसमें लाजमी कोशिश करूंगी कि 1 सिपारा पढ़ लूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 सिपारा पढ़ा। फिर उसके बाद हस्बैंड की शलवार कमीज़ इस्त्री करनी थी, उनको घर में पहनने के लिए चाहिए थी, तो अभी वो इस्त्री करके रख दूँगी। अच्छा, जो इस्त्री स्टैंड है ना वो ऊपर रखा हुआ है और उस पर जो दूसरी वाली इस्त्री है स्टीम आयरन, वो है। उसके साथ बहुत आसानी होती है, लेकिन यहाँ पर नीचे बच्चों ने भी चूँकि करने होते हैं, तो यहाँ एक पुराना कंसोल है वो है, और इसके ऊपर इस तरह से खेस डाल के ना, तो ये वाली इस्त्री यहाँ रखी होती है कि फिर जिसने भी सुबह के टाइम अपने यूनिफॉर्म वगैरह इस्त्री करने हुए या कपड़े इस्त्री करने हुए, तो फिर इस तरीके से आसानी हो जाती है। और अगर मुझे ऊपर हूँ तो फिर ऊपर इस्त्री स्टैंड होता है, वहाँ पर इस्त्री कर लेती हूँ। इस्त्री कर लिए कपड़े। हालांकि कुछ ऑफिस के कपड़े भी थे जो कि मुझे इस्त्री करने थे, लेकिन अभी टाइम कम रह गया था, अभी 5 बज गए थे, 1 घंटा था इफ्तार में। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ इफ्तार की तैयारी करने के लिए। अच्छा, आज संडे है ना, तो मैंने उसी हिसाब से फिर मुझे बाकी के भी काम करने थे, तो उस हिसाब से फिर मैंने आज का इफ्तार मेन्यू ऐसे सेट किया था कि जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा किचन में टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। मैंने अपना ज़ोहर की नमाज़ के बाद भी मैंने अपना सिपारा पढ़ लिया, और फजर में तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो पढ़ती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ना अभी इस तरह का इफ्तार बनाया जाए कि जिसमें कम टाइम लगे। तो आज मैं बना रही हूँ गोला कबाब प्लेटर, और ये रमज़ान प्रेप मैं आपके साथ शेयर की है। कबाब मेरे बने हुए हैं, बस मुझे 7 पूरी पराठे बनाने हैं, मुझे बेसन वाले फ्राइज़ बनाने। तो यहाँ सबसे पहले तो मैंने काउंटर को बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर लिया, फिर उस पर पेड़े बना लिए मैंने पूरी पराठों के लिए, और साथ साथ आलू छील लिए। फिर इनको इस कटर की मदद से कट कर लूँगी। और ये बेसन वाले फ्राइज़ बहुत ज़बरदस्त मज़े के बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे से होते हैं, थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से बनते हैं, मतलब तरीका मुख्तलिफ है, इंग्रेडिएंट्स तो वही होते हैं। तो इस तरीके से बना के आज मैंने ट्राई किए थे, तो बड़े ज़बरदस्त बने थे। फ्राइज़ सबको पसंद भी आए थे और क्रिस्पी भी थे। वरना तो ऐसे होता है ना कि थोड़ी देर के बाद ये फ्राइज़ सौगी हो जाते हैं, तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स थे ना, इनके साथ ये बिल्कुल भी सौगी नहीं होंगे। अच्छा, फ्राइज़ मैंने कट कर लिए हैं। यहाँ पर अब मैं ले रही हूँ बेसन। बेसन मैंने लिया है
तकरीबन 3 टेबल स्पून और 6 टेबल स्पून इसके अंदर मैदा जाएगा, 6 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर जाएगा। बाकी जो स्पाइसेस हैं ना, जो पसंद हो आपको आप डाल सकते हैं। मैंने लाल मिर्चें डाली हैं, नमक डाला है और थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया था। वो ऑलरेडी बेसन के अंदर चीज़ें जो मिक्स थी वो डाल दी थी बस, और इसको बैटर को मिक्स कर लिया था। यहाँ पर मैंने गोला कबाब फ्रीज़र से निकाल के रख लिए थे और अब इनको कढ़ाई में डाल दिए। इसके जूसेस मैंने साथ ही स्टोर करके रखे थे जब मैंने इनको फ्रीज़ किया था ना, तो जो इसका फ़ैट वगैरह था वो साथ ही डिब्बे में डाल के रखा था। तो अब एज़ इट इज़ मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं और कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। अब ये गरम भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे और थोड़ा सा अपने ही इस ऑयल के अंदर फ्राई भी हो जाएंगे और फिर इनको मैं लास्ट में कोयले का स्मोक दे दूँगी। अच्छा, इस तरीके से बैटर जो मैंने बनाया ना, तो थोड़ा थोड़ा बैटर लेके और थोड़े थोड़े फ्राइज़ पे लगा के ना इसको अच्छे से ऐसे कोटिंग कर लेनी है और अब इनको फ्राई कर लेना है। ऑयल यहाँ पर गर्म हो गया है, तो अब इसको मैं अलग अलग करके इस तरीके से एक एक करके डालना है ताकि आपस में चिपके ना। और फ्राई होने के बाद भी लास्ट में आप इनके ऊपर चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं और जो सिरके वाली चटनी होती है वो भी साथ सर्व कर सकते हैं। मेरे पास तो जो ग्रीन चटनी है वो ऑलरेडी बनी हुई है और बस फ्राइज़ मैंने बना रहे हैं आज। बाकी के पकोड़े समोसे और कुछ भी नहीं बनेगा। हमारे पराठे बनेंगे, साथ फ्राइज़ हैं, साथ गोला कबाब होंगे और सैलेड वगैरह मैं बनाऊंगी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये आज का जो मेन्यू है ना, ये इंशाल्लाह होगा। अच्छा, कबाब मैं बहुत अच्छे से उनको साथ साथ चम्मच की मदद से चला रही हूँ ताकि अच्छा सा कलर भी आता जाए। और कोयला भी मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। तो अब कबाब जब बहुत अच्छे से हो गए ना, फ्राई भी हो गए और सही से गर्म हो गए, तो अब मैं इसको कोयले का स्मोक दे दूँगी और बस फिर ये काम मेरा डन हो जाएगा। और इतनी ज़्यादा कोई भी एफ़र्ट्स आज मुझे नहीं करनी पड़ी क्योंकि ये एफ़र्ट्स मैं पहले कर चुकी हूँ। तो अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करनी चाहिए और अपने कामों को मैनेज करने का तरीका आपको आना चाहिए कि आपने कैसे कामों को मैनेज करना है। और इबादत हमारी यही नहीं होती कि हम एक जगह बैठें और तभी हम प्रॉपर से इबादत कर सकते हैं। एक जगह की पाबंदी हमारे लिए नमाज़ पढ़ने के लिए है, हम कुरान पाक पढ़ते हैं, लेकिन बाकी की जितनी तस्बीहात आप करना चाहें ना, आप चलते फिरते अपने काम करते वक्त भी कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी को जगह पे ही मखसूस आपने बैठ के ही करना है और उसी को आप इबादत कहेंगे। इबादत हमारी ये भी है कि जो हम सहरी और इफ्तार में भी सबके घर वालों की पसंद का ख्याल रखते हुए उनको प्रॉपर से खाना बना के दे रहे होते हैं कि ताकि सब खुशी खुशी खाएं, तो ये भी इबादत ही है। और आजकल रमज़ान में आपको पता है ये होता है कि सबके टाइमिंग एक होते हैं। वैसे तो आम दिनों में क्या होता है कि हर एक घर की रूटीन मुख्तलिफ होती है, नाश्ते के टाइम, खाने का टाइम, रात के खाने का टाइम सब घरों में डिफरेंट होता है। लेकिन रमज़ान में सहरी का टाइम सबका ही एक होता है और इफ़्तार का टाइम भी सबका एक होता है। तो इस टाइम पे जो रौनक होती है ना, और जो हर घर से खुशबू आ रही होती है, खुशबुएं फैल रही होती हैं और सारे घरों में कुछ ना कुछ पक रहा होता है। और ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत ही सारा खाना या बहुत सारी डिशेज़ ही बन रही हों तो ही रौनक होती है। आपके घर में आप रिज़्क़े हलाल जो कमा रहे हैं और सादा खाना भी है ना, तो वो भी बहुत बेहतरीन होता है। और रमज़ान की बरकत और इस टाइम की रौनक की वजह से ना वो भी बिल्कुल एक अलग ही लगता है। आप चाहे रूटीन में ही कोई चीज़ बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बरकतें तो सिर्फ रमज़ान की ही हैं और इसी महीने में होती हैं। तो कोशिश यही होती है कि जितना हम इन रहमतों, बरकतों को और नेमतों को अल्लाह ताला की को समेट सकते हैं समेट लें। यहाँ पर मैंने अब ये प्लेटर बना दिया है। जो सैलेड मैंने बनाया ना, इसमें खीरे, टमाटर और प्याज है, लीमू इसके ऊपर मैंने अच्छा सा डाल दिया था, फिर काली मिर्चें थोड़ी सी छिड़क दी थी। और ये हमारे पराठे साथ फ्राइज़, गोला कबाब और जो चटनियाँ है ना इसके साथ, इमली की चटनी इसके साथ बहुत मज़े की लगती है और दही पुदीने वाली जो चटनी होती है वो, और साथ चिली गार्लिक सॉस है। तो जिसके साथ भी आपको मज़ा आए खाने में आप लोग खा सकते हैं। वैसे ये इमली की चटनी और पुदीने वाली चटनी तो मस्ट होती है गोला कबाब के साथ। बाकी के हमारे एक्स्ट्रा फ्राइज़ भी हैं, सैलेड भी है। और मुझे सैलेड ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, मैं बनाती भी ज़्यादा हूँ सैलेड। और सैलेड का इस्तेमाल मैं आपको हर रोज़ कहती भी हूँ कि करना भी चाहिए। हम फ्राइड आइटम्स भी खा रहे होते हैं ना, तो साथ सलाद, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा ज़रूरी है और फ़ाइबर लाजमी अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। तो बस अब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है हमने और उसके बाद अब हम अपना मील एंजॉय करेंगे। और आज की जो इफ्तार थी ना, यकीन करें कि अब कैमरा हर वक्त ऑन नहीं होता कि घर वालों के रिव्यूज़ मैं आपको सुना सकती।
सबको बहुत ही पसंद आया ये गोला कबाब प्लेटर, और इतना एंजॉय करके सबने खाया ना, और लिटरली था भी बहुत मज़े का। तो आज की इफ्तार थोड़ा हटके थी रूटीन से, क्योंकि रोज़ अभी जितने रोज़े गुजरे हैं 3 से 4, उनमें रोल समोसे पकोड़े बन रहे थे। तो बीच में एक ना एक दिन कुछ डिफरेंट हो तो मज़ा भी आता है और इन्जॉय भी करते हैं। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने खा पी लिया, और इसके बाद जो है बस चाय बनेगी। फिर आज किचन क्लीन बेटी ने कर लिया था, क्योंकि आज कोई काम नहीं था, उनको ऑफ था। तो बस मेरी भी अभी छुट्टी हो गई थी।